Welcome back. In the previous episode, we studied about the plight of the French people, especially who belong to the third estate. Now, what do we understand by subsistence crisis? Subsistence crisis is a crisis in which a person is not able to meet the most required or 2 square meals in day. मतलब कि एक होता है कि 2 जून की जो रोटी होती है 2 समय की, उसका भी अगर कोई नहीं जुगाड़ कर पाए तो उसको ऐसे दिक्कत वाले समय को सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं. तो दिस टाइप ऑफ क्राइसिस अकर्ड इन फ्रांस. नाउ व्हाट वर द रीजंस फॉर इट? क्या कारण थे जिनकी वजह से ये सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में आई? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन वाज in 1715 the population of France was 23 millions, while in 1789 it grew to 28 millions. So a rise of plus 5 million population. Now the production of food grains did not catch up with the growing population. तो population तो बढ़ी but food grain production जो था वो उसी हिसाब से नहीं बढ़ा. This led to rise in prices of essential commodities. तो इसके कारण से क्या हुआ कि जो खाने का सामान है, हर चीज़ों का जो दाम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे. अब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा डिमांड भी रहेगी फूड ग्रेन्स की. तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से दिस लेड टू इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स एंड subsequently rise in prices of essential commodities. Now the workers, the French workers or the agrarian laborers who were the part of the third estate as we have discussed, worked for menial wages which were not increased. So the wages did not keep pace with the price which were ever increasing. So the price of food grains were ever increasing while the wages were not increasing. मतलब उनको जो तनख्वाह मिल रही थी वो तो नहीं बढ़ रही थी, बट जो फूड ग्रेन्स की प्राइस है, एसेंशियल कमोडिटीज, उनकी जो प्राइस है वो तो लगातार बढ़ रही थी. दिस लेड टू अ क्राइसिस. इसके अलावा द पीजेंट्स दे ऑफन विटनेस्ड बैड हार्वेस्ट बिकॉज ड्यू टू वेरियस रीजंस. कई बार उनकी जो खेती फसल बर्बाद हो जाती थी. दिस एडेड टू द वूज ऑफ द फार्मर. वूज मीन्स दुख. तो उनके दुखों में ये एक और बढ़ोतरी कर दिया. बैड हार्वेस्ट ड्यू टू विच द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच इट वाइडेंड. जो अमीर थे और जो गरीब थे उनके बीच का जो फासला था वो बढ़ गया. नाउ दिस लेड टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस. ये एक प्रमुख रीजन बना किसका? सबसिस्टेंस क्राइसिस का. Now a thing happened that with the passage of time a middle class continued to increase. जैसे कि धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया तो एक मिडिल क्लास के रूप में एक वर्ग की जो है वो बढ़ोतरी हुई और इसने एक बेहतर फ्यूचर के ख्वाब देखे. और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने भी सपना देखा कि जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं. So the growing middle class envisaged a better future for the people of the third estate. Also, some had revolted against the king when the king tried to increase the tax and when the crops failed and they faced scarcity of foods. तो कई बार क्या peasants ने, जो farmers थे और workers ने revolt किया था, but since there was no unity or there was no measures, उनके पास एक लीडरशिप का अभाव था, so they couldn't succeed. There was lack of full scale measures to change the socio-economic order. एक socio-economic order जो exist करता था उसको change करने के लिए जो means and programs चाहिए थे, they lacked. The peasants and the workers who worked in the industry and the peasants who worked in the farms, they lacked. Now it was the prosperous group of the third estate. They gained access to education, and when one gains access to education, he gains new ideas. जैसे हम लोग आपको बताते हैं कि पढ़िए
तो आप लोग को नया नया ज्ञान मिलेगा। उसी तरीके से एक जो थर्ड स्टेट में भी कुछ क्लासेस आई जो पढ़ना शुरू की, जब पढ़ना शुरू की तो दे गेन न्यू नॉलेज। अब नई नॉलेज के साथ जो आदमी आया तो उसके जो विचार हैं वो खुले। सो दे अर्न वेल्थ बाय इंक्रीजिंग ट्रेड, दे ट्रेडेड एंड सो इनमें एक कुछ जो थे बिजनेसमैन थे, दे रोज इन नंबर बिकॉज दे ट्रेडेड इन वेरियस थिंग्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, दे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड ऑल्सो दे ट्रेडेड ओवरसीज ऑल्सो, मतलब बाहर भी वो ट्रेड करते थे। बिजनेसमैन की जो संख्या है बढ़ी, एक मिडिल क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो ये जो एजुकेटेड लोग थे दे रोज अप टू द ओकेजन टू सपोर्ट द पीजेंट्स एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब इनके साथ कुछ और लोग थे जिनकी हम लोगों ने चर्चा की थी अपने फर्स्ट वीडियो में, डेट वॉज द लॉयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। द लॉयर्स वकील और कुछ जो पेटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे जो कि नीचे पोस्ट पे काम करते थे राजा के दरबार में, उन्होंने भी ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनका साथ दिया बिकॉज दे वर ऑल्सो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट ओनली। उन्होंने भी ये जो नोबल्स को और जो फर्स्ट स्टेट के मिलने वाली जो ये हेरिडिटरी प्रिविलेजेस थी उनका विरोध किया। हेरिडिटरी प्रिविलेजेस मतलब जो जन्म से ही अधिकार प्राप्त हों, तो उन्होंने कहा कि अधिकार जो है वो कर्म के आधार पर प्राप्त होने चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। सो दे बिलीव्ड इन मेरिटोक्रेसी। उनके हिसाब से मेरिट को डिसाइड करना चाहिए कि किसको क्या मिलना चाहिए, नॉट बाय द प्रिविलेज ऑफ बर्थ। द सोशल पोजीशन ऑफ अ पर्सन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। दीज आइडियाज दे envisaged a society based on freedom and equal laws and opportunities for all। तो कई फिलोसफर्स भी आए जिन्होंने कहा कि जैसे जॉन लॉक थे, रोसियो थे, these were very prominent philosophers who said that there should be equal law and opportunity plus freedom for everybody। मतलब सबके लिए लॉ जो है वो इक्वल होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए आगे बढ़ने की, एंड नोबडी शुड बी प्रिविलेज्ड। तो जो दो बहुत मेजर थिंकर्स थे वो थे एक जॉन लॉक और एक रोसियो। दोनों ने एक एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी। लॉक की जो किताब थी दैट वाज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, TWO ट्रीटीज, ट्रीट ISE ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉक ने यह भी किया कि he sought to refute the absolute power of the monarch। तो पहले जैसे राजा को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता था, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि दिस डॉक्ट्राइन टू रिगार्ड द मोनार्क एज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गॉड was wrong। Similarly, Rousseau, he was the other thinker as I told you, he proposed a government which should be based on contractual form between people and their representative। तो उन्होंने क्या कहा कि एक आइडिया फॉरवर्ड किया कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होना चाहिए किसके बीच में, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उस आधार पर एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए। वन मोर थिंकर, Montesquieu, he was a very important thinker। He wrote a book, The Spirit of Law, in which he proposed a division of power in three parts। One was legislative, executive and judiciary। और आप लोग आज भी नोटिस करते होंगे कि इंडिया में भी ये चीज़ आज की डेट में है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो सोचिए कि ये 1800 AD के आसपास की बात जो है उन्होंने जब कही थी, ये आज जो है इंडिया में जो है काफ़ी हद तक लागू है। सो द आइडियाज ऑफ द फिलोसफर्स वेर वेरी रेलिवेंट। नाउ दिस मॉडल वॉज adopted in USA after it attained freedom from Britain। US ने जैसे ही आज़ादी प्राप्त की ब्रिटेन से, he adopted, the United States adopted this theory of separation of powers in legislative, executive and judiciary। Now these ideas of the three philosophers which I mentioned were John Locke, Rousseau and Montesquieu। These deeply influenced the फ्रेंच सोसाइटी। इसके अलावा
ये जो आइडियाज़ थे दिस वेर इंटेंसिवली डिस्कस्ड इन कॉफ़ी हाउसेज, सैलून्स। जैसे हम लोग बाल बनवाने जाते हैं या बाल कटवाने जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि लोग अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें कई आइडियाज़ डिस्कस हो रहे हैं। उसी तरीके से ये जो आइडियाज़ थे फिलोसफर्स के, ये डिस्कस होने लगे बहुत तेज़ी से। लोगों में गुस्सा तो था ही किंग के खिलाफ। सो आग को एक जो हवा देने का काम है, एक न्यूज़ ने किया कि द किंग लुई 16 was planning to impose new taxes. This added the spark to the fuel. एक खबर मतलब उड़ी कि लुई 16 जो है ये फिर से कुछ टैक्स लगाने वाले हैं, तो इसने जो आग थी उसको और भड़काने का काम किया। द नेक्स्ट पोर्शन वी विल study the next episode. Till then, thanks a lot for watching this episode. Thank you.